हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो गांधी जी थे उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने जो सहयोग है, अंग्रेज़ों को दिया गया सहयोग है, वो वापस ले लें, जो असहयोग आंदोलन के नाम से आगे बढ़ा। अब इस असहयोग आंदोलन का हर वर्ग के लोगों के लिए अपना एक अलग मतलब था। सबने अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को लिया। चलिए आइए देखते हैं कि आगे चलकर क्या हुआ। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। इस आंदोलन को लेकर हर वर्ग के लोगों का अपना एक अलग नज़रिया था। शहरों में आंदोलन, शहरों के लोगों ने आंदोलन को किस प्रकार से लिया, आइए देखते हैं। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। शहर के अंदर जो मिडिल क्लास के लोग थे उन लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हजारों विद्यार्थियों ने जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया था। हेडमास्टर थे, शिक्षक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब वकीलों ने जो है मुकदमे लड़ना बंद कर दिया था। मद्रास के अलावा समस्त प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। हर जगह जो है चुनावों का बहिष्कार किया गया, सिर्फ मद्रास में नहीं किया गया, क्योंकि मद्रास के जो एक काउंसिल थी जिसमें ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण नहीं थे। वो लोग सोचते थे कि अगर हम पार्टी में हिस्सा लेंगे तो उन्हें कुछ अधिकार मिल जाएंगे, जिससे वो जो है लोगों के हित के बारे में जो है सोच सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो है चुनावों का बहिष्कार नहीं किया था। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। अब लोगों ने क्या किया, विदेशी सामानों का जो यूज़ था वो उपयोग करना जो है बंद कर दिया था। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग क्या होती है, किसी भी दुकान के अंदर जाने का जो रास्ता होता है उसको बंद कर दिया जाता है, तो उसको पिकेटिंग बोला जाता है। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। अब लोगों ने जो है विदेशी जो कपड़े आते थे उनको पहनना अस्वीकार कर दिया, उनकी होली जलाई गई। अब लोगों ने स्वीकार किया कि वो सिर्फ जो भारत की मिलों के अंदर जो है कपड़ा बना है उसी को पहनेंगे। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात जो है आधा रह गया था। आयात क्या होता है, जब हम किसी दूसरे देश से कोई किसी वस्तु को मंगाते हैं तो वो आयात कहलाता है, और अपने देश से दूसरे देश को कोई जो है वस्तु भेजते हैं, कोई चीज़ भेजते हैं तो वो निर्यात कहलाता है। अब विदेशी कपड़ों को जो है यूज़ करना बंद कर दिया तो वहाँ से मंगाया भी नहीं गया, तो उसका जो आयात था वो आधा रह गया, जिससे अंग्रेज़ों को जो था काफ़ी घाटा हुआ। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने, विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जो भारतीय थे अब विदेशी चीज़ों का व्यापार नहीं कर रहे थे। अब ना उनके अंदर जो है जो विदेशी व्यापार थे या उनकी कंपनियां थी उनमें पैसा लगाने से, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया था। और जब बहिष्कार आंदोलन फैला तो लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। अब लोग जो भारतीय कपड़ा पहनेंगे तो उनका जो है उत्पादन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर डिमांड होगी तो सप्लाई तो करनी ही पड़ेगी। कुछ समय बाद शहरों में ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा। एक टाइम था जब ये आंदोलन बहुत ज़ोर शोर पर चला हुआ था। लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया, स्टूडेंट्स ने, लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया, विदेशी कपड़ों का यूज़ करना था वो छोड़ दिया था। कुल मिलाकर जो था उस टाइम पर जो ये असहयोग आंदोलन था काफ़ी ज़ोरों शोरों पर था, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद जो है ये आंदोलन धीमा पड़ गया। इसके धीमा पड़ने के क्या कारण थे? खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था। जो भारत की मिलों में खादी का कपड़ा बनता था वो काफ़ी महंगा होता था, जबकि विदेशों से जो कपड़ा आता था वो सस्ता होता था। अब खादी का कपड़ा महंगा होगा तो करीब उसे खरीद नहीं सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? अब अंग्रेजों के जो कपड़े थे, विदेशी कपड़े थे, उनका वो लंबे समय तक कैसे बहिष्कार करें जब उनके पास जो है इतने पैसे ही नहीं थे कि वो खादी का कपड़ा खरीद सकें। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। अब जो ब्रिटिश ने स्कूल कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो बनाए थे उनका भी बहिष्कार जो है काफ़ी लंबा नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर स्कूल कॉलेज जो है स्टूडेंट्स जाना बंद कर देंगे तो उनको स्कूल कॉलेज चाहिए थे। अब इंडिया के अंदर इतना नहीं था कि इतनी स्पीडली जो है वो स्कूल कॉलेज खोल पाते या रोज़गार के लिए कोई कंपनी वगैरह खोल पाते,
तो लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, वापस अपने काम पर जाना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल कॉलेज को में जाना शुरू कर दिया था और वकील दोबारा जो हैं अदालतों में जाना शुरू कर दिया। और इस तरीके से जो ये आंदोलन था शहरों के अंदर धीमा पड़ गया। आगे बढ़ते हैं कि ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। अभी तक तो हमने शहरों में आंदोलन पढ़ा था कि किस तरीके से शहरों में आंदोलन तेज गति पकड़ी, फिर वो जो है धीमी गति हो गई। अब ग्रामीण जो गांव के अंदर थे वो विद्रोह कैसे फैला। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया। देहात गांव को बोलते हैं। तो धीरे धीरे ये असहयोग आंदोलन शहरों से लेकर गांवों तक फैल गया। गांवों में किसान थे, आदिवासी थे, वो भी इस आंदोलन से जुड़ने लगे थे। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। जो रामचंद्र थे किसानों के लीडर थे, किसान आंदोलन की लीडरशिप कर रहे थे। और रामचंद्र कौन थे? फिजी में पहले गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं? जब मजदूरों को दूसरे देशों में काम करने के लिए ले जाया जाता है। पहले क्या था, उस टाइम पर लोगों को जो है फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज़ लेकर जाया जाता था कामों के लिए। तो धीरे धीरे उन लोगों को गिरमिटिया मजदूर कहने लगे और जिस एग्रीमेंट के अनुसार उनको लिया जाता था तो उस एग्रीमेंट को जो है गिरमिट एग्रीमेंट कहा जाने लगा। इसलिए इन लोगों को जो है गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अब जो रामचंद्र थे वो उन जमींदारों के खिलाफ थे जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार क्या होता है? जब लोगों से काम करवा लिया जाए लेकिन उसके बदले में जो है उनको तनख्वाह ना दी जाए, सैलरी ना दी जाए, तो वो बेगार कहलाती हैं। पट्टेदार के तौर पर उन्हें पट्टे निश्चित नहीं होते थे। यानी कि लोगों को क्या करते थे, खेती के लिए किसानों को पट्टे दे दिए जाते थे, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के बाद उनके खेत जो है चेंज कर दिए जाते थे ताकि जो है वो किसान उस खेत पर अपना हक ना जता पाए। उनसे भारी भरकम लगान लिया जाता था, कर वसूल किया जाता था और उनके काम के बदले उनके पैसे भी नहीं दिए जाते थे। तो इस तरीके से जो है किसानों के अंदर उन जमींदारों के खिलाफ आक्रोश आ चुका था। तो किसानों ने जो है विद्रोह कर दिया था। अब जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया और गांव वालों से बातचीत की और उनकी जो प्रॉब्लम थी वो समझी। और धीरे धीरे जवाहरलाल ने कहा कि किसान आंदोलन को जो है असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया जाना चाहिए। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदार और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे। अब किसानों ने व्यापारियों के जो घर थे उन पर हमले शुरू कर दिए। बाजारों में लूटपाट होने लगी। अनाज के गोदामों पर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया था। और जो किसानों के स्थानीय नेता थे वो लोगों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान किया कि अब कोई भी जो है लगान नहीं देगा अंग्रेजों को और जो ज़मीन है वो गरीबों में बांट दी जाएगी। अब लोग क्या कर रहे थे, महात्मा गांधी का नाम लेकर अपनी सारी कार्रवाई जो वो काम कर रहे थे उसको सही ठहरा रहे थे कि गांधी जी ने ऐसा बोला कि हम ऐसा ही करेंगे। अब उन्होंने लगान नहीं दिया, बाजारों में लूटपाट शुरू कर दी थी, गोदामों पर कब्जा कर लिया था। तो इस तरीके से जो किसान आंदोलन है असहयोग आंदोलन से जुड़ गया था। अब आगे देखते हैं कि आदिवासी जो किसान थे उन्होंने असहयोग आंदोलन से वो कैसे जुड़े। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला था। 1920 में जो है एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था। ये आंदोलन क्यों फैला था? ये आदिवासी जो हैं अपने मवेशी रखते थे। मवेशी किसको बोलते हैं? जो अपने भेड़ बकरी जो होते हैं चराने के लिए, तो इनको मवेशी बोला जाता था। और ये आदिवासी क्या करते थे, जंगलों में अपने मवेशियों को चराते थे, वहाँ से लकड़ियाँ ले लेते थे। तो अंग्रेज़ों ने अब उन पर भी बैन लगा दिया। अब उनको जंगलों में नहीं जाने दिया जाता था कि वो मवेशियों को चरा नहीं सकते थे, लकड़ियाँ नहीं ले सकते थे। तो अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे और न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। ना वहाँ से लकड़ी ले सकते थे, ना फल ले सकते थे। और इससे जो है पहाड़ों के लोग जो है परेशान और गुस्सा थे। इससे उनकी रोजी रोटी पर तो असर पड़ा ही था और उनको लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। परंपरागत अधिकार वो होते हैं जो कई पीढ़ियों से चले आ रहे होते हैं और कई पीढ़ियों से उनके जो लोग थे वे मवेशियों को जंगलों में चराते थे, वहाँ से लकड़ियाँ लेते थे, फल लेते थे। लेकिन अंग्रेज जो सरकार थी जो उन्होंने उस पर बैन लगा दिया, जिससे उनकी रोजी रोटी तो छीनी, उनके परंपरागत अधिकार भी छीन लिए। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया,
अंग्रेजी सरकार अब चाहती थी कि सड़कों के निर्माण में उनको यूज़ करें, उनसे काम ले बेकार करने पर मजबूर करने लगी और लोगों ने जो है बगावत शुरू कर दी। और ये आदिवासी भी जो है असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। और इन आदिवासियों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? अलूरी सीताराम राजू। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सीताराम राजू कौन थे? तो वो आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे थे। उनको लगता था, जो सीताराम राजू थे, उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, कि अगर उनको कोई गोली मार देगा तो वो गोलियां लगेगी नहीं, उन गोलियों से वो मरेंगे नहीं। और राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार हैं। अब लोग जो हैं जिनका वो नेतृत्व कर रहे थे उनको लगता था कि ये जो है भगवान का अवतार हैं। और इसी राजू पर जो है महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। जो सीताराम राजू थे उन पर जो है महात्मा गांधी के जो गुण थे, विचार थे, उन पर काफ़ी प्रभाव किया हुआ था और वो उनका साथ भी देते थे। लेकिन महात्मा गांधी अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे, लेकिन जो सीताराम राजू थे उनको लगता था कि अपने हक के लिए हिंसा जरूरी है। उन्होंने यह दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। और उन्होंने क्या किया? पुलिस थानों पर हमला किया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की, जिससे जो है उनको राजू को पकड़ लिया गया था और 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। और राजू जो है अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। तो इस तरीके से जो आदिवासी थे अब वो भी जो है असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे। आगे बढ़ते हैं बागानों में स्वराज। अब जो बागानों में काम करते थे मजदूर थे, उनमें स्वराज कैसे आया, वो असहयोग आंदोलन से कैसे जुड़े? 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में जो काम करते थे मजदूर, उनको बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। और यह इजाज़त जो है, उन्हें परमिशन जो है विरले यानी कि कभी ही मिलती थी। और इन मजदूरों के लिए आज़ादी का क्या मतलब था? कि वो अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे। अंग्रेजी सरकार जो है बागानों में जो काम करते थे मजदूर, उनको घर पर नहीं जाने देती थी, उनको बागान छोड़कर जाने की अनुमति नहीं थी, बाद परमिशन ही नहीं देते थे। अब बागान के जो मजदूर थे उनको लगता था कि आज़ादी का क्या मतलब है, सिर्फ वो अपने परिवार से मिल सके। तो इसी तरीके से जो है हर वर्ग के लोगों ने आज़ादी का अपने अलग अलग मतलब लिया था। और जब इन मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो इन्होंने जो है अपने अधिकारियों की अवहेलना की, उनके जो आदेश थे उनको मानने से जो है इनकार कर दिया। अब उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है और अब हर किसी को जो है गांव के अंदर ज़मीन मिल जाएगी, उनको बागान में काम करने की ज़रूरत नहीं होगी और अपने परिवार के साथ ही मिलकर वहां पर रह पाएंगे। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमर थे, उनकी हड़ताल हो चुकी थी और वो रास्ते में फंस गए और पुलिस ने पकड़ा और उनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की। तो इस तरीके से जो है स्वराज का शब्द का जो अर्थ था वो सबने अपने अपने तरीके से लिया। और उनको लगता था, जैसे आदिवासी थे, किसान थे या बागान के मजदूर थे, उनको लगता था कि इस आंदोलन से जुड़ने से जो है उनके सारे कष्ट और मुसीबतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और इसी तरीके से वो असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सविनय अवज्ञा की ओर। अवज्ञा क्या होता है? किसी के भी आदेश को मानने से इनकार करना, अवज्ञा करना। जैसे कि आपके मम्मी पापा आपको कुछ काम के लिए बोल दें और आप बोल दें कि मैं नहीं कर रहा, तो उसका क्या मतलब है कि उसके आप अवज्ञा कर रहे हो। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। गांधी जी की क्या करते थे? आंदोलन शुरू कर देते थे, फिर हिंसा का नाम लेकर उसको वापस ले लेते थे कि हिंसक होता जा रहा है, उसको वापस ले लिया। उनको लगता था कि जो सत्याग्रही हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि सत्य और अहिंसा के बल पर ही जो है आज़ादी को पाया जा सकता है, वो हिंसक ना हो। और इधर कांग्रेस के कुछ नेता थे, इस तरह के आंदोलन से थक चुके थे।
उनको लगता था कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो गठित की गई है प्रांतीय परिषद, उसके चुनाव में उनको हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि उसी परिषद का हिस्सा रहकर, अपोजिशन में रहकर वो जो है ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर पाएंगे और सुधारों की वकालत कर पाएंगे, सजेशन दे पाएंगे कि इस तरीके से जो है भारतीयों के सुधार अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है, ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर सकते हैं। तो जो कांग्रेस के नेता थे वो चाहते थे कि इस प्रांतीय परिषद के चुनाव में वो हिस्सा लें, और इसी परिषद का हिस्सा बनने के लिए जो है कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। और इसी बहस और असहमति के माहौल में दो ऐसे तत्व थे, दो ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की जो रूपरेखा थी वो फिर से बदल दी। पहला क्या था? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर, जो कि 1930 में आई थी। आर्थिक मंदी, जब हर चीज़ों की कीमतें जो हैं वो कम होती चली जाती हैं, गिरने लग जाती हैं, तो उस टाइम पर जो है आर्थिक मंदी आई। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। जो कृषि उत्पाद थे, हमारी खाद्यान्न फसलें थी या उससे जो बने प्रोडक्ट्स थे, उनकी कीमतें धीरे धीरे गिरने लगीं। और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई, क्योंकि 1930 में महामंदी आई थी, जिसमें ये जो कीमतें थी वो बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी थी। कृषि उत्पादों की मांग गिर चुकी थी, निर्यात कम होने लगा था। निर्यात मैंने अभी भी बताया था, जब हम अपनी चीज़ों को दूसरे देशों में बेचते हैं तो वह निर्यात कहलाता है, वहाँ से मंगाएंगे तो आयात कहलाएगा। अब उनकी मांग, जो डिमांड थी वो नहीं रही, निर्यात कम होने लगा और किसानों को अपनी उपज जो है फसल बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा, जिससे जो है ग्रामीण इलाकों में काफ़ी उथल पुथल हो चुकी थी। ये तो था पहला कारण। दूसरा क्या था? ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। साइमन के बारे में तो आपको पता ही है। साइमन कमीशन वापस जाओ, एक साइमन कमीशन लेकर आए थे, और जिसमें लाला लाजपत राय जो थी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया? एक आयोग का गठन किया साइमन कमीशन के नाम से। उन्होंने इसमें क्या बोला कि वो जो है भारत के संविधान से रिलेटेड कुछ सुझाव देंगे, उनका अध्ययन करेंगे और उनमें सुधार लेकर आएंगे। इस आयोग के अंदर जो है भारत का कोई भी एक सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे, जिससे भारतीयों को संदेह हुआ और उन्होंने इसका जो है विद्रोह किया। और जब 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। साइमन कमीशन गो बैक। उस टाइम पर जो है लाला लाजपत राय और उनके जो कुछ साथी थे वहाँ पर उनका विरोध कर रहे थे, जिससे पुलिस ने जो है उन पर लाठियाँ चार्ज की थी, और जो एक लाठी जो है लाला लाजपत राय के सिर पर लगी थी और उसकी जो है डेथ हो गई थी, और वो लाला लाजपत राय जो थे वो शहीद हो गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए जब अंग्रेजी सरकार ने देखा कि इस जो साइमन कमीशन है उसका विरोध हो रहा है, तो उन्होंने, जो उनका वायसराय था लॉर्ड इरविन, उन्होंने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें संविधान के बारे में चर्चा की जाएगी, लेकिन कब की जाएगी इन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई। और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। ये जो डेट्स हैं आप लोगों को याद रखनी है कि 1928 में साइमन कमीशन वापस आया था, और 1929 में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये ऐलान किया गया था। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप लोग जो है नेक्सा क्लासेस के साथ बने रहिए, उसको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।